नीट का एग्जाम क्लियर हो जाए, आईआईटी में एडमिशन हो जाए और बोर्ड में केमिस्ट्री में 100 में से 100 स्कोर आ जाए, ऐसी बड़ी सफलताओं को अगर आप चूमना चाहते हैं तो कुछ कठिन प्रयास करने में संकोच ना करें, क्योंकि बच्चों ऐसी सफलताओं के लिए अगर आप कुछ ऐसे कठिन प्रयास करेंगे तो उससे सफल होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू इन क्विमिका चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सुकृत सर आपके लिए लेकर आए हैं आज टोकरी भरकर असर्शन रीजंस। द चैप्टर बिलोंग्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो चलें बच्चों, चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, पहले क्वेश्चन में इन्होंने असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि हीलियम इज प्लेस्ड इन ए ग्रुप 18 अलोंग विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या हीलियम पी ब्लॉक में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है बच्चों। अगर हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड को देखें तो उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स नजर आते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हीलियम आपको 18 ग्रुप में नजर आता है, जबकि देखा जाए कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है 1s2, विच मींस इसको होना तो s ब्लॉक में चाहिए, क्योंकि s ब्लॉक में वही एलिमेंट्स तो हैं जिनकी जनरल आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां तो ns1 जहां बच्चों ns2। तो हीलियम s ब्लॉक में क्यों नहीं है बेटा? इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज s ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती, इसलिए इसको घर से बेघर कर दिया है। तो जब किसी एलिमेंट की उस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी तो हम कैसे बच्चों s ब्लॉक में उसको कंसीडर कर सकते हैं? सो दैट्स व्हाई हीलियम चाहे वो s ब्लॉक का एलिमेंट है बट बिलोंग्स टू 18 ग्रुप दैट इज p ब्लॉक। सो assertion is true। उसके बाद रीजन क्या है? It shows properties similar to p block। तो बच्चों R is also true। और मैंने बोला था बेटा A और B में सिर्फ 19 और 20 का ही फासला होता है, 19 और 20 का। मींस आंसर में आप ए और बी तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन राइट ऑप्शन क्या है उसके लिए फर्दर डेप्थ तक कंसेप्ट में घुसना जरूरी होता है। अब देखिए, आपको क्या लगता है बेटा कि दोनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं? क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है। क्यों? इसीलिए बच्चों ये पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, इसीलिए इसको हमने पी ब्लॉक में प्लेस किया हुआ है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक के साथ सिमिलर हैं। So that's why A and R true as well as correct explanation। So first question हम कंप्लीट कर चुके हैं, जीत चुके हैं। बढ़ते हैं सेकंड की ओर। अब सेकंड में क्या लिखा है? जिंक इज ए एस ब्लॉक एलिमेंट। लगता है आपको एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? अगर मैं आपसे यह पूछूं कि एस ब्लॉक के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं तो देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। लिथियम के साथ बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। हीलियम चाहे बच्चों एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टडी किया कि वो पी ब्लॉक में प्लेस्ड है, लेकिन है तो वो एस ब्लॉक का ही। खून तो वो एस ब्लॉक का है, डीएनए तो उसका एस ब्लॉक के साथ मैच हो रहा है। तो एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों? 14। तो इसका मीनिंग जिंक अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है बच्चों, जिंक बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। पॉइंट नंबर 1। तो यहां पे अपने पास असर्शन क्या हो जाता है? फॉल्स। अब सेकंड क्या बोला है इसने? रीजन, लास्ट इलेक्ट्रॉन
इन जिंक गोज टू एस ऑर्बिटल। क्या ऐसा होता है? देखते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर है बच्चों 30। इससे पहले वाला दैट इज कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। तो अगर आपको थोड़ी सी चीजें ऑलरेडी इस चैप्टर की मालूम हो और आपके पास क्वांटम नंबर की अच्छी खासी नॉलेज हो बच्चों, तो आपको मालूम होगा कि कॉपर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद बच्चों 3d9 4s2 नहीं आता है, 3d10 4s1 आता है। क्यों बच्चों? क्योंकि 4s की एनर्जी जहां पे ज्यादा होती है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। सो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है कॉपर की दैट इज 3d10 4s1। तो अब सोचो जिंक की क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो देखा जाए अपने पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जिंक का है वो s में ही एंटर हो रहा है। तो इसका मीनिंग असर्शन तो क्या हो गया? फॉल्स। रीजन क्या हो गया? ट्रू। लेकिन इसमें मैं आपको 2 से 3 चीजें और एक्स्ट्रा बताऊंगा बेटा। क्रैमिंग तो हम कर ही नहीं सकते। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको मोटिवेट किया है कि अच्छा स्कोर लेकर आना है, अच्छा रैंक अपना लेकर आना है, जिंदगी में सफल होना है, तो मार्क्स के लिए क्रैमिंग के पीछे नहीं जाना है, लॉजिक और कंसेप्ट के पीछे जाना है। अब जिंक हो, कॉपर हो या डी का कोई भी एलिमेंट हो, उसकी हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या लिखते हैं? बच्चों वो लिखते हैं n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। इससे तात्पर्य क्या होता है कि बेटा आउटर मोस्ट शेल का जो s सब शेल है उसके इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते ही होते हैं, मोर ओवर अंदर के जो पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट शेल जो उसके डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे। तो जिसके कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, मींस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? नो। अल्कली मेटल्स यूनिपॉजिटिव मींस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डाइपॉजिटिव मींस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक अपनी सभी की सभी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ मैच करता है, एस ब्लॉक के साथ नहीं मैच करता है। तो इसलिए चाहे जिंक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस, बट इसमें डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, चाहे वो जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्यों ना हो। सो पॉइंट टू बी नोटेड, इस क्वेश्चन में हम इसलिए कंफ्यूज हो सकते थे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों नहीं है। लेकिन बच्चों हम ये क्लियर कर चुके हैं, अब आपको भी ये चीज अब क्लियर हो चुकी है कि वो इसलिए एस ब्लॉक का नहीं है क्योंकि उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच करेगी? n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। और इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कंप्लेक्स फॉर्मेशन, वोलाटिलिटी, ये सभी प्रॉपर्टीज जिंक की डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं। सो दैट्स व्हाई जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रखते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ नहीं रखते। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट। पोटाशियम एंड फ्रेंशियम। अभी हमने एस ब्लॉक के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को स्टडी किया है। सोडियम के बाद आता है पोटाशियम, फिर आता है रुबिडियम, रुबिडियम के बाद आता है फ्रेंशियम, रुबिडियम के बाद आता है सीजियम, सीजियम के बाद आता है फ्रेंशियम। तो क्वेश्चन के पास चलते हैं। इन्होंने बोला पोटेशियम एंड फ्रेंशियम हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ns1। बिल्कुल सही। अपने पास जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से, इनके सभी में आउटर मोस्ट शेल में एक ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में होता है 1s1, लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, सोडियम में
3s1, पोटाशियम बच्चों 4s1, रुबीडियम 5s1, सीजियम 6s1, फ्रेंशियम 7s1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इनकी जनरल आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ए क्या हो गया, ट्रू। अब रीजन पे चलते हैं, बोथ आर लिक्विड मेटल्स, नो। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ shells increases. If size increases, number of shells increases. तो वहां पे metals की metallic bond strength क्या हो जाएगी, decreases. If metallic bond strength decreases, तो natural physical state में जो metals होंगी वो solid से किस में move on करेंगी, liquid, और liquid से किस में ट्रांसफर होंगी, गैस। सो पॉइंट टू बी नोटेड, अपने पास जो पोटाशियम होता है बच्चों वो सॉलिड स्टेट में होता है और फ्रेंशियम लिक्विड स्टेट में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन्होंने लिखा है बोथ आर लिक्विड मेटल्स, रॉन्ग। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, हां जी बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। पॉज कीजिए वीडियो को, स्टडी कीजिए, खुद आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। डिपेंडेंसी से सेल्फ डिपेंडेंसी, लर्नर से एक्सपर्ट की तरफ, ठीक। तो देखिए, एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज बिगर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये सही है? इनऑर्गेनिक में बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को पता है क्या आती है कि सर ऑर्डर्स में बहुत फ्लक्चुएशन होती है, प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे चलती रहती हैं, पता ही नहीं चलता कि कब किसी का साइज बड़ा हो जाता है, कब किसी का साइज छोटा हो जाता है। क्रैम करें, कोई ट्रिक्स अपनाएं, लॉजिक लगाएं, तीनों चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के थ्रू दिमाग में स्टोरी के बेसिस पे बिठाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। मींस जो इसमें 2p सब शेल है वो क्या है बच्चों, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, यस और नो। अब अगर मैं नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की मूव ऑन करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब ध्यान से देखना, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। देखिए ध्यान से, तो चेक कीजिए, px ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो चुका है। अब ऑलरेडी उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, तो इससे क्या होगा, तो इससे वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कॉज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियस से। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बच्चों, उसी से तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, साइज इंक्रीज होगा। तो इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर ये देखा गया है बच्चों कि नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, बड़ा। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अलोंग द पीरियड चाहे साइज कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों का साइज नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन के केस में भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। अगर ऑक्सीजन में हो रही है आफ्टर पेयरिंग इन px, तो py के कारण भी वहां पे साइज इंक्रीज होगा, बट फ्लोरीन का साइज नाइट्रोजन से जरूर बड़ा होता है, लेकिन ऑक्सीजन से नहीं होता है। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि बेटा उसके साथ न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स,
लेकिन फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स। तो 2 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से उसका साइज ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम हो जाता है, 72 पिकोमीटर के आसपास होता है, और ऑक्सीजन का 74 पिकोमीटर के आसपास। सो पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर घुसने की कोशिश करो तो जाकर कंसेप्ट बाहर आता है। तो यहां पे आपने अपने दिमाग में क्या रखना है कि ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से भी बड़ा होगा एज वेल एज फ्लोरीन से भी बड़ा होगा। ये कंसेप्ट को दिमाग में रखना है ऐसे, ठीक। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने पास असर्शन तो क्या हो गया, ट्रू। अब रीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है, मैं कभी भी रीजन के बाद एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं, आप नोट करना। मैं रीजन से पहले क्यों देता हूं बेटा, क्योंकि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि जो रीजन में लिखा हुआ है क्या वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आप खुद सोचो पहले तो, क्या रीजन में जो स्टेटमेंट है क्या वो अपने आप में सही है। ऑक्सीजन हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स। तो दूसरी स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, ट्रू। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के कारण थोड़ी ना ऑक्सीजन का साइज बढ़ा है, रिपल्शन के कारण साइज बढ़ा है, विच मीन्स ए एंड आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई बात समझ में? हाँ जी, नेक्स्ट मूव ऑन। मैंने पहले ऑन करते हैं, इससे पहले हाँ जी एक मोटिवेशन लाइन हो जाए। बिल्कुल बच्चों, खुद का हौसला कभी टूटने ना दें, खुद का हौसला कभी टूटने ना दें, इसको हमेशा बुलंद रखें। क्यों? जिंदगी के कुछ पल बुरे हो सकते हैं पर जिंदगी बुरी नहीं हो सकती। हाँ जी बच्चों, 5th क्वेश्चन। तो लिथियम हैज हायर आयोनिक साइज देन एल्यूमिनियम 3+। बिलीव करना काफी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, लिथियम बिलोंग्स टू 2nd पीरियड। मींस एल्यूमिनियम के पास कितने शेल्स होंगे? 3, K, L, M। लिथियम के पास ओनली K एंड L। तो ऐसा क्या रीजन है कि लिथियम का साइज बड़ा होता है? देखिए, इसका मीनिंग मैं आपको इनडायरेक्ट वे से ये कहना चाहता हूं बच्चों कि असर्शन इज ट्रू। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब एल्यूमिनियम के अंदर 3 शेल्स हैं, बिल्कुल हैं। एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम से ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। तो ये बच्चों देखा गया है कि लिथियम 1+ में उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, उतनी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के साथ अट्रैक्शन नहीं होती, जितनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द साइज ऑफ एल्यूमिनियम लेस देन द साइज ऑफ लिथियम आयन। ठीक, अब उसके बाद अब ये एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या आपको रीजन में नजर आ रही है? अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हायर द न्यूक्लियर चार्ज लोअर द आयनिक रेडियस। पॉइंट टू बी नोटेड, पहली बात तो कि लिथियम 1+ और एल्यूमिनियम 3+ ये दोनों अपने आप में आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लिथियम 1+ का मीनिंग क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। एल्यूमिनियम 3+ के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहां ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं भाई? लेकिन फिर भी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बात कर रहा है कि अगर कुछ आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो उसमें किसका साइज बड़ा होगा? हायर द न्यूक्लियर चार्ज
लोअर द साइज। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उससे साइज छोटा होगा। अब जैसे मेरे पास O2 नेगेटिव एंड एल्यूमिनियम 3+, तो बच्चों बताइए किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? एल्यूमिनियम 3+ का, क्योंकि एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया ज्यादा, तो इसका साइज क्या होगा छोटा। ठीक, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वन, 6 क्वेश्चन। वाओ, इतने प्यारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए, यकीन मानना, बिलीव इन मी, अगर आपने आज का लेक्चर अंत तक देख लिया, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, 100%। इफ आई फैक्टर क्या है 1, आई फैक्टर 1 मींस अगर वांट हो फैक्टर 1 है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो यकीन मानना बहुत कुछ इस चैप्टर में से आप लेकर जाएंगे। ठीक, अब देखिए असर्शन, इट इज इजियर टू कन्वर्ट क्लोरीन टू क्लोरीन 1 नेगेटिव देन फ्लोरीन से फ्लोरीन 1 नेगेटिव। अब देखो दोनों में आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट में जो एटम है वो एनायनिक फॉर्म में जा रहे हैं, तो जहां पे कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बेसिस पे आपके दिमाग में भी ये आ सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जितना साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा भी उतनी ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल इच्छा होगी, जैसे एक छोटे से बच्चे की होती है कि मम्मा 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 मुझे वो लेना है वो लेना है, मैं भी खाऊंगा, मुझे सब कुछ दे दो। क्या वो डाइजेस्ट कर पाता है जितना वो खाएगा? छोटा सा तो उसका पेट होता है बेटा, लेने की इच्छा है लेकिन डाइजेस्ट करने की पावर, डाइजेस्ट करने की स्ट्रेंथ उतनी उसके पास अवेलेबल नहीं होती है, और यही रीजन अपने पास पहली स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन के नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, फ्लोरीन के नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाकी ग्रुप ऑफ एलिमेंट से क्या होगी? ज्यादा। ठीक, लेकिन क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 3p सब शेल में होगा, फ्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 2p सब शेल में होगा। अब 2p का साइज 3p से क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेगी, जिससे थोड़ी सी एनर्जी उस रिपल्शन को कम करने में, उस रिपल्शन को शांत करने में यूज होगी। सो नेट रिजल्ट क्या होगा? जितनी एनर्जी फ्लोरीन के केस में रिलीज होनी चाहिए बच्चों उतनी हो नहीं पाएगी। सो इन द नटशेल कंक्लूडिंग पार्ट क्या हुआ कि क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन करना, वहां पे सेट करना, उसको स्टेबल करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सो दैट्स व्हाई असर्शन अपने आप में क्या हो गया? रीजन पे देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल गलत, अभी हमने एक्सप्लेन किया। अगर पहली स्टेटमेंट अपने आप में सही है, इट इज इजियर टू कन्वर्ट क्लोरीन टू क्लोराइड आयन, तो उसमें ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। सो दैट्स व्हाई बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम इंस्टेंटली हम रीजन को क्या लिख देंगे? फॉल्स। सो ATRF। नेक्स्ट वन, 7th, the carbon in CF3I is more electronegative than carbon in CH3I। देखो
अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कभी भी आइसोलेटेड स्टेट में तो हम स्टडी कर ही नहीं सकते। जब तक एटम कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा, बॉन्डिंग फॉर्म में नहीं होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, तब तक आप ये कैसे बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है या उसके इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहा है? अब सोचो, खींचने की पावर मेरे में भी है, खींचने की पावर एक छोटे से बच्चे में भी है, लेकिन मेरी पावर उसके कंपैरेटिवली क्या होगी? ज्यादा। तो जब मैं और वो छोटा सा बच्चा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा आफ्टर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ आएगी। अगर वही बॉन्ड मैंने किसके साथ बना लिया? इमेजिन करो, हाथी के साथ। अब हाथी की पावर मेरे से 10,000 गुना, ये भी कम है, ज्यादा होगी। तो उस केस में बॉन्ड टूटने की संभावना भी बढ़ेगी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होगी। और उस केस में वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट किसके टुवर्ड्स होगी? एलिफेंट के थ्रू, मेरी तरफ नहीं होगी क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। तो वही कंसेप्ट इसमें है। अब सुकृत को हम क्या मान लेते हैं? कार्बन। ठीक है, पहले केस में जो सुकृत सर हैं उनके साथ एक आयोडीन और 3 फ्लोरीन है। दूसरे केस में अगेन सुकृत सर टेट्रावेलेंसी शो कर रहे हैं, 4 बॉन्ड्स बना चुके हैं, लेकिन इस केस में उन्होंने एक बॉन्ड तो बिल्कुल सेम बनाया है, दैट इज आयोडीन। लेकिन दूसरे केस में छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन के साथ, छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ बॉन्ड बनाए हैं। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, बट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से तो कम होती है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो बच्चों किसकी तरफ होगी? फ्लोरीन की तरफ। तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। इस केस में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब सोचो, इन्होंने क्या बोला कि कार्बन इन CF3I is more electronegative than carbon in CH3I। भूख किस में ज्यादा है? सोच कर देखिए, आपको भूख किस में ज्यादा नजर आ रही है? CF3I के केस में अब कार्बन की भूख बढ़ चुकी है या फिर CH3I के केस में? अब इस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ठीक, अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दोनों में हम कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करके देखते हैं। अब आप देखिए, जिस केस में कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें ही वो पागलों की तरह आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचेगा। लेकिन इस केस में कार्बन सोच रहा है कि मेरे पे ऑलरेडी 3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, मुझे अब और इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस CF3I के केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्यू टू 3 फ्लोरीन एटम्स ज्यादा हो चुकी है एज कंपेयर टू आइडोमीथेन। मींस CF3I के केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो आयोडीन के साथ हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की पावर सेकेंड केस के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। इसलिए बच्चों यहां पे ए क्या होगा? रीजन क्या? ये इतनी एक्सप्लेनेशन इसने सेकंड में दी हुई है। कार्बन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बोथ द कंपाउंड। ये तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी ना तो दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ भी फिर उसकी सेम होगी, लेकिन कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों केसेस में सेम नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों केसेस में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। तो वो सेम इसीलिए नहीं है क्योंकि दोनों में जो 3 सराउंडिंग एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। पहले में 3 फ्लोरीन्स और दूसरे में
3 हाइड्रोजन. So that's why A is true but R is false. Next one. हाँ जी, ये क्वेश्चन तो मैं मानकर चलता हूं कि रॉकेट लॉन्चर के समान है. रॉकेट लॉन्चर क्यों? अपने आप में बेस्ट कंसेप्ट है इसके अंदर. बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम. अब बेरिलियम एंड बोरॉन बोथ आर नेबरिंग एलिमेंट्स. नेबरिंग एलिमेंट्स में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि वहां पे हमने सबसे पहले कौन से फैक्टर को स्टडी करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2. बोरॉन के केस में क्या है? 1s2 2s2 2p1. अगर मैं यहां पे स्टेबिलिटी का कंसेप्ट लेकर आऊं, देखो एक कंसेप्ट और है इसके अंदर. स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये तो क्लियर है कि बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वो कौन से सबशेल और ऑर्बिटल में से जाएगा? 2s में से. बोरॉन के केस में 2p में से. अब 2p एज कंपेयर टू बेरिलियम जो 2s में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो दूर है, न्यूक्लियस से दूर है. या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि बोरॉन के केस में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2p का इलेक्ट्रॉन है जो उसके साथ क्या शो करेंगे? शील्डिंग इफेक्ट. यस और नो? उसको शील्ड करेंगे. अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस 2p इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे स्ट्रांगली, क्योंकि s और p ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू d एंड f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, f ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज शेप होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली शील्ड नहीं कर सकते. जैसे एक जवान लड़का किसी को शील्ड कर रहा है और एक जो बुढ़ापे वाला है, जो बुजुर्ग इंसान है. अब बुजुर्ग इंसान का मीनिंग d और f ऑर्बिटल, लेकिन जवान का केस हो गया s और p के साथ. तो वही कंसेप्ट इसमें. ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इसके कारण p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. इस अट्रैक्शन डिक्रीज होने से अब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर जा सकता है. जल्दी बाहर जाने का मीनिंग इसको कम एनर्जी चाहिए. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन लेस देन बेरिलियम. तो इन्होंने यही तो लिखा है कि बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम. तो बच्चों ए क्या हो गया यहां पे? ट्रू. अब रीजन, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन 2p इलेक्ट्रॉन. देखो अब 2s इसमें न्यूक्लियस के नजदीक है तो उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी. आगे चलते हैं. हेंस 2p electron is more shielded. 2p electron is more shielded by inner core of electrons than 2s electron. तो वो वहां पे रीजन में 2p और 2s के इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसलिए s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, जिसके कारण बेरिलियम के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या है? ज्यादा. तो इसने तो बल्कि रीजन में दो कंसेप्ट्स को अप्लाई किया हुआ है. पहला पेनिट्रेशन एंड सेकंड वन इज शील्डिंग इफेक्ट. सो दैट्स व्हाई A and R true as well as correct explanation. Clear बच्चों? Next one. नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं. हाँ जी बेटा. In the chlorine molecule covalent radius is double the atomic radius of chlorine. इन्होंने बोला है जो कोवलेंट रेडियस होगा वो एटॉमिक रेडियस का डबल होगा. मैं तो कहता हूं चाहे मेटेलिक रेडियस हो चाहे वॉन डेर वाल्स रेडियस हो, क्या वो डबल होते हैं? नहीं. रेडियस का मीनिंग ही क्या हुआ है
कि न्यूक्लियस का बाहर के शेल से डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस चाहे हम एटॉमिक फॉर्म में देखें, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में देखें, चाहे वो कंबाइंड स्टेट में देखें, चाहे तब देखें जब दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस में हो लेकिन एक दूसरे के साथ नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में, तो उस केस में डबल का कंसेप्ट नहीं आता है, डबल की जगह हाफ का कंसेप्ट आता है। तो अगर हम यहां पे मानकर चलते हैं कि बाहर के शेल के ऑर्बिटल की आफ्टर ओवरलैपिंग वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो इस केस में किसी भी एक क्लोरीन का अगर आप कोवलेंट रेडियस देखेंगे तो दो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस वन डिस्टेंस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, तभी तो अपने पास एक क्लोरीन एटम का रेडियस पता चलेगा। तो बच्चों वहां पे तो वो डबल बोल रहा है, तो इसलिए बच्चों असर्शन अपने आप में क्या हो गया, फॉल्स। 2022 का क्वेश्चन। अब रीजन पे गौर फरमाइए, रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटॉमिक रेडियाई। सोचो क्या ये सही है, देखते हैं। मानकर चले अपने पास एक एटम है ए, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ए 1+ में जाएगा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ए नेगेटिव में जाएगा। अब तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेट अस कंसीडर इसमें 2 प्रोटॉन्स, तो इसमें भी 2 प्रोटॉन, इसमें भी 2 प्रोटॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। अब इस केस में क्या होंगे, न्यूट्रल फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो चेक कीजिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उनका प्रोटॉन्स के ऊपर जो पावर या डोमिनेंसी है वो इंक्रीज होगी। मींस जो प्रोटॉन्स हैं उनके पास अब इतनी पावर नहीं होगी कि वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो इसलिए पेरेंट एटम जब एनायनिक फॉर्म में जाता है तब उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन अगर वही पेरेंट एटम कैटायनिक फॉर्म में जाएगा, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की नहीं चलेगी, अब चलेगी किसकी, प्रोटॉन्स की। और प्रोटॉन्स हमेशा क्या कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने देंगे। अगर हम नहीं बाहर जा सकते न्यूक्लियस से, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को घर से बाहर जाने दें, एटम से बाहर जाने दें। तो इसका मीनिंग इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो बच्चों साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी वो पेरेंट एटम को कंपेयर करें एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज से, तो एनायनिक केस में साइज क्या होगा, ज्यादा, और अगर यहां पे कैटायन होता तो वहां पे ग्रेटर की जगह क्या था, स्मॉलर। सो दैट्स व्हाई असर्शन फॉल्स। लेकिन रीजन क्या है बच्चों, ट्रू। ठीक, सो 9 असर्शन रीजंस हो चुके हैं अपने पास। हाँ जी, नेक्स्ट वन, formation of Cl1 negative is exothermic whereas formation of O2 negative is endothermic। पहली बात तो चाहे ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में आए, जेईई मेंस में, चाहे नीट में, इवन चाहे बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में आए, लेकिन पहले तो ये कंसेप्ट दिमाग में बिठाना है हमने कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट +1 में है, लेकिन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कंसेप्ट +1 के साथ साथ +2 में भी तो है। थर्मोडायनामिक्स हर जगह घूम रहा है केमिस्ट्री के अंदर। तो एक्सोथर्मिक मींस एक्सोथर्मिक, एक्स मींस जैसे आपने सुना होगा एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स गर्लफ्रेंड का मीनिंग यार छोड़, पास्ट की बातें हैं, चली गई। तो एक्स का मतलब जिंदगी से बाहर जाना, ऐसा नहीं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ऐसा नहीं। तो एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है, एक्सेल, निकलना। और यहां पे कौन सी चीज निकल रही है, हीट। तो जिस प्रोसेस में से इवोल्यूशन ऑफ हीट हो, रिलीज ऑफ हीट हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडो मींस अंदर आना, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ऊपर है रिलीज ऑफ हीट, नीचे बच्चों
एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ऊपर के केस में अपने पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब चलते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के पास। अब स्टार्टिंग में जो क्लोरीन है वो भी अपने पास क्या है, ग्राउंड स्टेट में, ऑक्सीजन भी ग्राउंड स्टेट में। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 18 ग्रुप के लिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसीलिए क्लोरीन 1 नेगेटिव में जाएगा और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। पहला एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो न्यूट्रल से क्या बन चुका है बच्चों, एनाइन बन चुका है। अगर अब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन अंदर है उसके साथ क्या कॉज करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के बाद हर एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शंस हैं, लेकिन किसमें रिपल्शंस क्यों हैं, कैसे हैं, कितनी है, यही कंसेप्ट को आपने बार बार इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। अब वहां पे ऑक्सीजन में जो न्यूक्लियस है, जो इस ऑक्सीजन की आत्मा है, वो हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कह रही है कि आप जो मर्जी सोचो लेकिन मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अगर आप सभी ने इस दुनिया में स्टेबल होना है। अब अंदर के इलेक्ट्रॉन ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी एक छोटी सी पोजीशन पे, छोटी सी स्पेस में, कम स्पेस में कोई और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऊपर से कमांड, ऊपर से दबदबा, ऊपर से ऑर्डर, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो पहले में भी होगी, लेकिन उसमें अफिनिटी ज्यादा है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट अंदर गया है, वो सभी इलेक्ट्रॉन सोचेंगे यार अभी इसको भी बिठाना पड़ेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगी। सो दैट्स व्हाई सेकंड प्रोसेस क्या होता है इसमें, एंडोथर्मिक। अब सेकंड प्रोसेस इतना ज्यादा एंडोथर्मिक होता है कि जहां पे दोनों स्टेप्स को मिलाकर, स्टेप 1 और स्टेप 2, दोनों स्टेप्स को मिलाकर ओवरऑल जो एनर्जी आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई पहली स्टेटमेंट अपने आप में सही है, इन्होंने बोला कि फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। सो ए इज ट्रू। अब रीजन पे देखिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, इसका मीनिंग है सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक एंड ग्रेटर देन इट्स एक्सोथर्मिक वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, तभी तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। आई रिपीट, जो सेकंड का एंडोथर्मिक प्रोसेस है ऑक्सीजन के केस में, वो पहले के एक्सोथर्मिक से ज्यादा है, इसलिए उन्होंने O2 नेगेटिव की फॉर्मेशन में क्या लिखा है, एंडोथर्मिक। सो दैट्स व्हाई बच्चों अपने पास A एंड R बोथ ट्रू एज वेल एज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक बार इनको दोबारा से रीकैप करो खुद अपने आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 11th क्वेश्चन में देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव व्हाइल दैट ऑफ फास्फोरस इज नेगेटिव। अब देखो 10 में से अगर 8 मार्क्स आ रहे हैं तो वो मार्क्स बुरे भी नहीं है, पर इतने भी अच्छे नहीं है कि आप खुशियां मना पाओ। वही कंसेप्ट इसमें है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को मालूम है कि हम नोबल गैस से 3 कदम दूरी पे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के केस में डर ज्यादा है कि मालूम नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा। अब फास्फोरस का साइज बड़ा है, अब फास्फोरस सोच रहा है कि चाहे मेरे पास 3s2 3p है, 3p subshell exactly half filled as that of in case of nitrogen, बट नाइट्रोजन में exactly half filled के साथ साथ साइज भी तो छोटा है। साइज जितना छोटा होगा, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा तो है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को अंदर रखने के लिए जो कंसेप्ट वहां पे होना चाहिए वो कंसेप्ट वहां पे नजर नहीं आ सकता। विच मीन्स नाइट्रोजन के केस में बाहर से आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, धक्का करना पड़ेगा। अब अगर आप वहां पे धक्का करोगे
जोर लगाओगे तो इसी को तो हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो उस केस में नाइट्रोजन बोलेगा कि भाई बाहर से अगर सपोर्ट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है, मैं अपनी तरफ से खुद चलकर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स उसको स्ट्रांगली रिपेल करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मेरा साइज क्या है, छोटा। तो बिल्कुल सही बच्चों, नाइट्रोजन में पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन फास्फोरस में नेगेटिव। इनफैक्ट 15th ग्रुप एलिमेंट्स में नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है ड्यू टू लार्जर साइज। तो नाइट्रोजन के केस में ये चीज अब आप दिमाग में बिठा लो कि इसलिए वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि उसका साइज छोटा है और दूसरा वो अपने आप को स्टेबल कंसीडर करके चल रहा है, दैट इज 2p एग्जैक्टली हाफली। अब रीजन क्या है? स्मॉलर द एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन in which there is considerable electron repulsion, क्योंकि साइज कम होने से वहां पे होगा क्या, रिपल्शन ही तो होगी। साइज बड़ा होने से रिपल्शन कम, साइज छोटा होने से रिपल्शन ज्यादा। अब इन एटम्स में यही तो दो चीजें हैं, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगी, अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके साथ होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कंसीडरेबल होने के कारण एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड इजिली। तो बिल्कुल सही, ए एंड आर ट्रू एज वेल एज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट assertion रीजन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। आपको लगता है बच्चों कि हैलोजेंस को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन? हैलोजन 70th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक, टीएस, ठीक। अब इसमें जो ये एलिमेंट्स है सभी के सभी, इनके नियरेस्ट नोबल गैस, फ्लोरीन के नियरेस्ट नोबल गैस नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओजी, ये सभी एलिमेंट्स जो बिल्कुल लास्ट पीरियड के नजर आ रहे हैं, ये लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ओगिनिसन, इसको टेनिसन, टेनिसन, ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता नाम है, ठीक है। अब इसमें जो अपने पास 70th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले इलेक्ट्रॉन में इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट अफिनिटी होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन में इनकी अफिनिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। सो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? जीरो। सो दैट्स व्हाई ए अपने आप में क्या है? ट्रू है। क्या ये एक्सप्लेनेशन, ये कंसेप्ट आपको रीजन में नजर आ रहा है? फ्लोरीन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहली बात तो ये स्टेटमेंट असर्शन के साथ बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर रही, और दूसरा ये अपने आप में स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस एनर्जी रिलीज्ड विद मोर नेगेटिव साइन किसकी होती है? क्लोरीन की। हम प्रीवियस असर्शन रीजंस में ये पढ़ के आए हैं, तो इसलिए बच्चों रीजन यहां पे क्या हो गया? फॉल्स। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक शुक्री सर आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक। अंत तक चलेंगे, जीत कर आएंगे। 13th क्वेश्चन, अमंग द हैलोजेंस बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज मिनिमम। सोचो क्या ये सही है? पहले तो यहां पे कंसेप्ट कौन सा लग रहा है बच्चों? बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको और हम क्या कह सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम? एक तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं बच्चों? साइज। दूसरा वहां पे हम चेक करते हैं लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन।
लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड जल्दी बनेगा। तो सुनने में, ये सोचने में भी अच्छा लगता है कि फ्लोरीन में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही बच्चों फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसके बाद दोनों फ्लोरीन्स के पास तीन तीन क्या होंगे? लॉन पेयर्स। लॉन पेयर्स मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यही लॉन पेयर दोनों के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है। तो उसके बाद मॉलिक्यूल बनने के बाद वहां पे लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ जाएगी, साइज छोटा है, दूर दूर जाएंगे। अब एकदम जैसे वो दूर दूर जाएंगे तो जो बॉन्ड लेंथ आपको छोटी नजर आ रही थी बेटा, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। सो दैट्स व्हाई हैलोजेंस के केस में अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो फ्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होता है, वो फ्लोरीन होता है थर्ड पोजीशन पे। आयोडीन इसलिए अभी भी लास्ट पोजीशन पे है क्योंकि आयोडीन के अंदर साइज बहुत बड़ा है। रिपल्शन इतने होगी तो कितनी की होगी बेटा? ऐसा तो है नहीं कि बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा और रिपल्शन होते हुए फ्लोरीन दूर चले गए फिर भी रिपल्शन होती रहेगी। नो, रिपल्शन तब तक होगी जब तक उसमें एनर्जी कम ना हो जाए और स्टेबिलिटी इंक्रीज ना हो जाए। तो वो फिर भी क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरेटिवली तो ज्यादा होगी थर्ड पोजीशन पे, तभी तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो चुकी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो आयोडीन से आगे नहीं जाता है। तो इसलिए चारों में से बॉन्ड जल्दी ब्रेक आयोडीन का होगा, सेकंड लास्ट पे फ्लोरीन आ रहा है। लेकिन इसने यहां पे क्या लिखा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन की क्या होती है? मिनिमम। मिनिमम किसकी होती है बच्चों? आयोडीन की। और मैक्सिमम किसकी होती है? क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन यहां पे थर्ड पोजीशन। दैट्स व्हाई असर्शन बेटा अपने आप में क्या हो गया? फॉल्स। अब रीजन पे आता है। अमंग हैलोजेंस फ्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट इन साइज। बिल्कुल सही, क्योंकि अमंग हैलोजेंस में, हैलोजेंस की बात करें, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई, ये तो रीजन तो बहुत सिंपल था बेटा। रीजन क्या हो रहा है? ट्रू। सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट वन, 14th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीलियम एंड बेरिलियम, हीलियम एंड बेरिलियम have similar outer electronic configuration of type NS2। बिल्कुल, हीलियम 1s2, बेरिलियम 1s2 2s2। तो यहां पे अगर हम बात करें आउटर की, हीलियम में तो क्या आउटर क्या इनर, तो वो NS2 होगी। तो असर्शन तो अपने आप में क्या है? ट्रू। अब रीजन में इन्होंने ये बताना था कि ये NS2 क्यों है, पहली बात तो। दूसरा, स्टेटमेंट अपने आप में रीजन में क्या नजर आ रही है? बोथ आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। चलो मैं नोबल गैसेस की तो बात करूं, वो तो केमिकली इनर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की जरूरत नहीं होती। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, केमिकल इनर्टनेस भी कम होती है, इसीलिए तो एन बर्टलेट ने ये डिस्कवर किया था कि ज़ियोनॉन रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। वो हम आगे डिस्कस करेंगे किसमें बच्चों? कोऑर्डिनेशन और डी एंड एफ ब्लॉक में, जब हमारा वो पार्ट होगा। लेकिन अभी के लिए हम ये कंसीडर तो कर रहे हैं ना कि हीलियम इज केमिकली इनर्ट। क्या बेरिलियम केमिकली इनर्ट होगा? नो। जितने भी अपने पास मेटल्स हैं, स्पेशली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और जो मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मुन्ना, वो कैसे केमिकली इनर्ट होंगे? वो तो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे, हेलाइड्स बनाएंगे। तो बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम फ्लोराइड, तो इसका मतलब केमिकली इनर्टनेस थोड़ी ना हुआ।
तो यहां पे होना क्या चाहिए था, अगर हमने रीजन में सेकंड स्टेटमेंट को सही बनाना था कि हीलियम इज केमिकली इनर्ट बट बेरिलियम डज नॉट, बट इन्होंने बोला बोथ आर केमिकली इनर्ट, सो दैट्स व्हाई ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, 15th क्वेश्चन, magnitude of ionization energy of oxygen and electron affinity O1 plus is same। देखो सोचने वाली बात है, एक ही लाइन में पूरे चैप्टर का सार नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज, दो धासु प्रॉपर्टीज हैं, बाहुबली बना सकती हैं आपको, वो पहली स्टेटमेंट में नजर आ रही है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी गैसियस स्टेट ऑफ एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, यही होता है, तभी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों अपने आप में क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन जब अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे वो कैटायनिक फॉर्म है, उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस मैं दोबारा से बता रहा हूं, न्यूट्रल और कैटायनिक, नॉट एनायनिक, वो तो फिर एंडोथर्मिक होगा। अब इसने बोला है कि जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रोसेस नजर आ रहा है, वही ऑपोजिट प्रोसेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नजर आएगा। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वो क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की बात करें, एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ O1 प्लस, मींस O से O1 प्लस, लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, O1 प्लस जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दोबारा से ऑक्सीजन में, मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम। तो बच्चों यहां पे A तो क्या हो रहा है, ट्रू। अब चलते हैं हम रीजन में, O से O1 पॉजिटिव is an endothermic process and O से O1 negative is an exothermic। तो बताइए क्या रीजन 2 मतलब स्टेटमेंट 2 अपने आप में सही है? बिल्कुल। देखो O से O1 प्लस, अगर आप न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो एंडोथर्मिक ही तो होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यहां पे क्या होगा, एंडोथर्मिक। बिल्कुल सही बोल रहा है। O से O1 नेगेटिव, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट O1 प्लस और O की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मैग्नीट्यूड को सेम बता रही है, उसको एक्सप्लेन कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे तो O1 प्लस का नामो निशान नहीं है। यहां पे भी लेफ्ट साइड पे क्या है, ऑक्सीजन इन ग्राउंड स्टेट, यहां पे भी ऑक्सीजन क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो इसका मीनिंग दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में क्या है, ट्रू। लेकिन ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई ये ए ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। सी और डी का, सी का मीनिंग क्या है, ए ट्रू आर फॉल्स, डी मींस ए फॉल्स आर ट्रू। तो ये बी में फिट हो रहा है, मींस बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। बच्चों अगर आप ये सोचें कि जो आप सोच रहे हैं वो होने वाला है, उसी को हम पॉजिटिविटी कहते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स इज मैक्सिमम इन द पीरियड। आई रिपीट, इन्होंने बोला है कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है अल्कली मेटल्स की, कोई भी एक अल्कली मेटल ले लेते हैं, लिथियम। अब सेकेंड पीरियड में लिथियम के साथ बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की थोड़ी ना बात कर रहा है, सभी में से आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 प्लस 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 1 प्लस। अब इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो अभी इस वक्त नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर चुका है? अब नियोन 1 प्लस थोड़ी ना रहा। नियोन 1 प्लस का मीनिंग क्या हुआ,
2s2 2p5। और ये फ्लोरीन से लेकर बेरिलियम तक तो कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ही नहीं रहा है, तो लिथियम 1+ कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस वक्त लिथियम 1+ अब क्या बन चुका है? हीलियम। और लिथियम अपने आप में क्या है? अल्कली मेटल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें, और उस केस में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन के वक्त जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ एलिमेंट से क्या होगी? ज्यादा। विच मीन्स ए इज ट्रू। रीजन क्या है? अल्कली मेटल्स हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। नो 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 नो। Along the period, number of shells remains same, nuclear charge increases, attraction increases, so size decreases। देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की मैं ऐसे तो बात कर नहीं रहा हूं, मैं तो along the period जनरली बात कर रहा हूं। तो जनरलाइजेशन पे अल्कली मेटल्स का साइज छोटा नहीं होता बेटा, वो कंपैरेटिवली अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड के ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्मॉलेस्ट। विच मीन्स ए तो ट्रू है बच्चों, लेकिन रीजन क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट वन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अब यहां से जैकपॉट लगेगा आपका, ऐसे क्वेश्चंस मैं अब लेकर आ रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट ए आर 3। ए में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। एलिमेंट बी में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोस्ट प्रोबेबल कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ए एंड बी। अब सोचो, ए में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एलिमेंट अलोंग द पीरियड एस से डी से पी में शिफ्ट होता है, और चलते चलते वो किसके नजदीक पहुंच जाता है? नोबल गैस के। तो सोचो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग कौन सा ग्रुप हो गया जी? 16 ग्रुप। और 16 ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS2 NP4। अगर यहां पे हम बी को ऑक्सीजन भी कंसीडर करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O 6 पॉजिटिव थोड़ी ना देगी, मींस लूज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगी, मींस O2 नेगेटिव। तो इसका मीनिंग मैं मानकर चलता हूं कि आफ्टर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आएगा, मींस बी पे 2 नेगेटिव। अब ए में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो लूज कर सकता है, तो आफ्टर लूज उस पे कितना पॉजिटिव आएगा? 3 पॉजिटिव। अगर इसकी कंपाउंड की फॉर्मेशन करें तो 3B के पैर में 2A के पैर में, एंड फॉर्मेशन ऑफ A2B3। तो यहां पे कंसेप्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का यूज हो रहा था बच्चों, कि जैसे किसी में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन जिसमें अपने पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई ए पे 3 पॉजिटिव, बी पे 2 नेगेटिव, एंड फॉर्मेशन ऑफ A2B3। कहां है भाई तू? ये रहा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, वाह, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, मजा आएगा। विच सिस्टम रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज? 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों यहां पे मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड वन इज मेटेलिक प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एटॉमिक रेडियस। तो अब हम वन बाय वन हर एक ऑप्शन को स्टडी करेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में करना कैसे है। ए ऑप्शन में इन्होंने 4 जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो देखा जाए तो यहां पे ये अलोंग द पीरियड बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। अब लिथियम से बेरिलियम ये कह रहा है कि पहली प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, बिल्कुल अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कंसेप्ट क्लियर है हमें।
क्योंकि साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बाकी दो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वहां पे मेटेलिक करैक्टर नहीं बढ़ेगा, वहां पे नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। सो अपने पास पहले स्टेप में तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। सेकंड, जैसे आप बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाओगे वहां पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और सेकंड और थर्ड मींस मेटेलिक और एटॉमिक रेडियस कम होगा। ये भी बिल्कुल सही हो गया स्टेप। बोरॉन से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहां पे बच्चों क्या लिख दिया, डिक्रीजेस। तो इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। अब हमने बी, सी और डी में पहले 3 स्टेप्स के दिमाग में क्या रखना है, इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो देखो लिथियम से बेरिलियम डिक्रीज, गलत हो गया। आगे चलें, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। देखो सी ऑप्शन में इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और नीचे वाले फैक्टर्स तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, डिक्रीज 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 डिक्रीज। अब यहां पे चलते हैं, बी को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो गलत हो गया, पहले स्टेप में रॉन्ग हो गया। अब इसमें जैसे आप कार्बन से लिथियम की तरफ आओगे तो कार्बन से वापस अब लिथियम की तरफ जा रहे हो, तो जो चीज इंक्रीज हो रही थी वो डिक्रीज होगी, और जो डिक्रीज हो रही थी अब वो इंक्रीज होगी। तो देखते हैं अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज, नीचे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट वन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक, हाँ ठीक। देखो बच्चों, अब इसके साथ एक और बात, अगर आप ये मान लेना कि जो मैं कर रहा हूं मैं उसमें 100% दे रहा हूं और उसमें से 100% लूंगा, इस विश्वास से आप ये लड़ाई 50% तो पहले जीत चुके हैं, और बाकी की 50% में एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, डू हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली, मजे से, मन से, दिल से काम करोगे तो हार्ड वर्क में भी मजा आएगा, पसीना आएगा लेकिन वो ठंडा होगा। देखिए बच्चों, करेक्ट डायग्राम, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी किया था हमने, क्या बताया था मैंने कि अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो जितना नेगेटिव साइज होगा, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उससे साइज बढ़ेगा, लेकिन जिससे पॉजिटिव चार्ज जिसमें बढ़ रहा है उसमें साइज कम होगा। तो देखो अगर ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सो 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 20 - 2 2 प्लस आ गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, Cl 1 नेगेटिव, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन्स, पोटेशियम 1 प्लस, 19 - 1 18 इलेक्ट्रॉन। ये चारों के चारों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो P3 नेगेटिव से कैल्शियम 2 प्लस, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, बिल्कुल सही। कैल्शियम 2 प्लस से Cl 1 नेगेटिव, साइज क्या होगा, इंक्रीज, बिल्कुल नेगेटिव। Cl 1 नेगेटिव से पोटेशियम 1 प्लस, साइज क्या होगा, डिक्रीज। पोटेशियम 1 प्लस से P3 नेगेटिव, साइज क्या होगा, तो इसका मीनिंग नेगेटिव से पॉजिटिव साइज डिक्रीजेस, पॉजिटिव से नेगेटिव साइज इंक्रीजेस। तो बाकी ऑप्शंस तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज करेक्ट चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी, अब देखो बेटा, जो पोलैरिटी होती है बच्चों, पोलैरिटी का कंसेप्ट किसके साथ रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक। जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो हम कंबाइनिंग फॉर्म में ही चेक करते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम साइज भी चेक करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी चेक करते हैं। साइज कम होने से, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड हाईली पोलर होगा, मींस उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी। अब यही कंसेप्ट हमने इसमें देखा। अब इसमें 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब आपने कुछ नहीं करना है,
अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाओगे तो पोलैरिटी कम होगी, अगर आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाओगे तो पोलैरिटी इंक्रीज होगी। और इसी पोलैरिटी के कारण जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, उनमें बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। देखो अब ऑक्सीजन से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसका मीनिंग वहां पे पोलैरिटी कम हो रही है। तो ये पहला स्टेप तो इसमें क्या है, सही है। क्लोरीन से फ्लोरीन की तरफ अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो पोलैरिटी भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही। फ्लोरीन से सल्फर की तरफ तो बताइए कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, हैलोजन दूसरी बात, लेकिन सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट, बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, बिल्कुल सही। लेकिन सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ वापस जाने से, थर्ड से सेकंड पीरियड की तरफ जाने से, डाउन से टॉप की तरफ जाने से साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए, उससे पोलैरिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पे डिक्रीज लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ए इज द रॉन्ग आंसर। बी में आइए। अब देखो पहले तीनों में क्या होना चाहिए, देखो डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, यहां पे इंक्रीज मींस डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज फिर आगे फिर डिक्रीज, ये तो गलत हो गया, इंक्रीज आना चाहिए था। अब यहां पे देखिए इंक्रीज, ये भी गलत हो गया, तो यहां पे देखिए डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ 21st क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चंस एसिडिक स्ट्रेंथ के हमने एक 2022 में आया हुआ है और एक 2023 में आया हुआ है, दोनों इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए हैं। अभी जो अपना ये लेक्चर चल रहा है, ये है लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो आप उसमें अगर चेक करेंगे, मैंने बताया था जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो बच्चों न्यूट्रल होते हैं। एक चीज दिमाग में रखना, बच्चे कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूट्रल और एम्फोटेरिक सेम होते हैं या डिफरेंट। बच्चों न्यूट्रल और एम्फोटेरिक दोनों वर्ड्स अपने आप में डिफरेंट हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जिसको एसिड भी पसंद, बेस भी पसंद है, लेकिन न्यूट्रल का मतलब जिसको एसिड से भी कोई लेना देना नहीं है, बेस से भी कोई लेना देना नहीं है। तो देखो अब इसको आप रिएक्टिविटी के साथ जोड़कर देखो, तो एम्फोटेरिक का मतलब अगर मैं एसिड हूं तो मैं बेस के साथ रिएक्ट कर सकता हूं, और अगर मेरे सामने एसिड आ रहा है तो मैं बेस बन सकता हूं। मींस सुक्रित सर एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे मेरी नेचर क्या हो जाएगी, एम्फोटेरिक। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। पहली बात तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर हमने चेक करना है कि नॉन मेटल्स कहां पे हैं। तो देखिए सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये चारों के चारों बच्चों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स में अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सिलिकॉन की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4, फॉस्फोरस की +5, सल्फर की +6, क्लोरीन की +7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो दैट्स व्हाई ये ऑक्साइड फॉर्म ऑफ क्लोरीन बाकी तीन के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर सल्फर, फिर सल्फर। तो देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ने से बेसिक करैक्टर कम होता है, बच्चों एसिडिक करैक्टर ज्यादा होता है। तो सोडियम ऑक्साइड के कंपैरेटिवली मैग्नीशियम ऑक्साइड में बेसिक करैक्टर कम होगा, इन कंट्रास्ट एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा। फिर आते हैं थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ दोनों में सल्फर है, लेकिन
थर्ड के केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, x + 2 - 2 = 0। ऑक्सीजन को हम -2 कंसीडर करते हैं, दैट इज +4। लेकिन SO3 के केस में क्या होगी, +6। तो अभी मैंने डिस्कस किया बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मीनिंग बी भी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। सी में क्या है चेक करिए, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, नाइट्रोजन की +5, सल्फर की +6, क्लोरीन की +7। तो वही कंसेप्ट आ गया, अलोंग द पीरियड कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दैट्स व्हाई तीनों के तीनों ऑप्शन अपने आप में क्या हो गए, तीनों के तीनों ऑर्डर सही। सो दैट्स व्हाई ऑल करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट वन, अमंग द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स, अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ, प्रोडिक प्रॉपर्टीज में बेटा केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक, इन सभी में एसिडिक स्ट्रेंथ रियली प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। अगर मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बच्चों बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जितना कंसेप्ट इसमें आप क्लियर कर पाओ, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ उतनी करनी है। अब देखो इसमें सभी के सभी ऑक्सो एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक, अब मैं चारों ऑक्सो एसिड्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉन्जुगेट बेस। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं सभी में से H पॉजिटिव निकाल दूं, जैसे HCl4 में से H पॉजिटिव निकाल दो तो क्या बनेगा, ClO4 1 नेगेटिव, फिर HClO3 में से निकाल दो, ClO3 1 नेगेटिव। ठीक, दिस इज पर क्लोरिक एसिड, दिस वन इज क्लोरिक एसिड। फिर हम HClO2 में से निकाल देते हैं तो ClO2 1 नेगेटिव। फिर आया अपने पास HClO या फिर HOCl बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये हो गया अपने पास ClO 1 नेगेटिव। पॉइंट टू बी नोटेड, उसको H पॉजिटिव देने की सबसे ज्यादा जल्दी होगी, सबसे ज्यादा, जिसको मालूम है कि आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव मैं स्टेबल हो जाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है कि एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, जो H पॉजिटिव सबसे पहले दे रहा है उसका मीनिंग वो आगे जाकर स्टेबल हो रहा है। अब स्टेबिलिटी के कई फैक्टर्स हैं, जिसमें एक फैक्टर है कॉन्जुगेट बेस के अंदर रेजोनेंस का। अब रेजोनेंस देखने के लिए, डीलोकलाइजेशन देखने के लिए कॉन्जुगेट सिस्टम देखना पड़ता है। अब आप सोचोगे सर जी डीलोकलाइजेशन का मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, मैं इसको ClO4 1 नेगेटिव की हेल्प से क्लियर करवाता हूं। ठीक, ये अपना स्ट्रक्चर हो गया ClO4 1 नेगेटिव का। अब आप सोचो, जो H पॉजिटिव यहां पे है, अगर वो वापस इसके पास नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग वो H पॉजिटिव अब सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है, जिसके कारण सॉल्यूशन क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। तो अब वो इसके पास क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब बच्चों नेगेटिव चार्ज की पोजीशन लोकलाइज नहीं होगी। लोकलाइज की जगह वो क्या होगी, डीलोकलाइज्ड। इसी कंसेप्ट को हम किस में स्टडी करते हैं, रेजोनेंस फिनोमिना। अब आप कहोगे कैसे, बेटा आप खुद सोचो, यहां पे 4 ऑक्सीजन्स हैं, A, B, C, D। तो नेगेटिव चार्ज ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा A के पास रहेगा, वो थ्रू रेजोनेंस B के पास भी जा सकता है। तो जैसे ही वो B के पास जाएगा, उसके बाद फर्दर रेजोनेंस के बाद वो C के पास जा सकता है। जैसे ही वो C के पास पहुंचेगा, फिर दोबारा से रेजोनेंस होने के बाद वो A के पास जा सकता है। तो आप चेक कीजिए कि अब नेगेटिव चार्ज की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज की पोजीशन फिक्स नहीं होगी तो H पॉजिटिव कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैंने गलती तो नहीं कर दी उससे अलग होकर,
यार उसमें तो यार क्या नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, अब मैं कहाँ पे अटैक कर पाऊंगा। इसका मीनिंग अब बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होने का मीनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिसमें जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उसमें उतनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन और उसमें उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो दैट्स व्हाई एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपने देखना था कि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसमें स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और उसका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो देखिए बच्चों, इस केस में ज़्यादा ऑक्सीजन किस में आ रही हैं, 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। सो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर्स में 22 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में माइंड ब्लोइंग, हेल्पिंग। अगर हमने अपने एग्जाम्स के भविष्य को उज्जवल बनाना है, उस एग्जाम्स में अच्छा रैंक लेकर आना है, तो बच्चों पॉज कीजिए, बार बार इन वीडियोस को देखिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, फिर देखना सफलता आपको जरूर चूमेगी, आपके कदमों को चूमेगी और आप आसमां को छू रहे होंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए कीप पुशिंग फॉरवर्ड, स्टे मोटिवेटेड।